आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पे एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे पूरे दिल से। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे। सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले 2 साल से दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है। पिछले 2 साल से ढेर सारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। देश में ये तीसरी लहर चल रही है अभी कोरोना की, लेकिन दिल्ली में ये 5वीं लहर है और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों ने झेली है, क्योंकि कोरोना का ये वायरस अपने देश का वायरस तो है नहीं, बाहर से आया और बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स सबसे ज्यादा दिल्ली आती हैं। तो जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, जब भी सबसे पहले कोरोना वायरस आया, सबसे पहले दिल्ली में आया और दिल्ली के लोगों ने इसकी सबसे ज्यादा मार झेली। लेकिन दिल्ली के लोगों, दिल्ली के ऑफिसर्स ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने जितने अच्छे तरीके से इस पूरी कोरोना महामारी को निपटा है, दिल्ली की जनता ने जिस अनुशासन के साथ, जिस धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसका saamna किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज हम 5वीं लहर से जूझ रहे हैं। ओमिक्रॉन की ये लहर बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, लेकिन थोड़ी माइल्ड बताई जाती है। 13 जनवरी को लगभग 29,000 के करीब केसेस आए थे। 29,000। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, उसमें भी लगभग मैक्सिमम केसेस इतने ही आए थे। लेकिन जब 29,000 केस भी थे, तब भी हमारे दिल्ली में बेड जो है 2,500 से 3,000 बेड भरे हुए थे। अभी 15 तारीख को मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट आया था, लगभग 30% के करीब। आज की डेट में, आज जो आंकड़े आए हैं, 15 तारीख को 30% पॉजिटिविटी रेट था। 10 दिन के बाद आज 25 तारीख को यह घट के लगभग 10, साढ़े 10 के करीब रह गया है। 20% पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। उसी तरह से केसेस में भी काफी कमी आ रही है। ये एक इस वक्त इस बात का भी नतीजा है कि ओमिक्रॉन वेव जो है वो बड़ी माइल्ड है। दूसरा, जिस वॉर मिशन के तहत दिल्ली में वैक्सीनेशन किया गया, अगर वैक्सीनेशन किया जाए तो कोरोना का असर थोड़ा कम होता है, माइल्ड होता है। आज हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफिसर्स, सबने मिलकर वैक्सीनेशन में शानदार काम किया है। 100% पूरी दिल्ली को फर्स्ट डोज लग चुकी है। लगभग 82% लोगों को, 82% के करीब लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। मुझे लगता है ये शायद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में भी शायद रिकॉर्ड है। 82% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अब बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। कोरोना जब भी बढ़ता है, हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, मार्केट बंद करने पड़ते हैं, ऑर्डी बंद करने पड़ते हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की रोजी रोटी खराब होती है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रोजी रोटी खराब हो, हम नहीं चाहते कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह की बाधा आए, पर आपकी जान जरूरी है ना, आपकी सेहत जरूरी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जो ऑड इवन जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उनमें कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर दिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हम सब लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते, हम क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रहेगा। आज गणतंत्र दिवस है, पवित्र दिन है। आज के दिन हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद आती है। आज के दिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी, उन सब लोगों को हम याद करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को, उसके शौर्य को, उसको कम नहीं आंका जा सकता। हर एक ने अपने अपने स्तर के ऊपर खूब कुर्बानियां दी, खूब संघर्ष किया, लेकिन दो महानुभाव, दो स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। मैं समझता हूं कि वो शायद बाकी सब में एक हीरे की तरह चमकते हैं। वो दोनों हैं, एक है बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हैं शहीद आजम भगत सिंह। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी, दोनों के सपने एक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। आइंस्टाइन ने एक बार महात्मा गांधी के लिए एक लाइन बोली थी। आइंस्टाइन ने कहा था, जनरेशंस टू कम will scarce believe that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this earth. आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हार्ड मास में इस पृथ्वी पे कभी पैदा हुआ था, इस पृथ्वी पे कभी चला था। मैं जितना ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं, उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ता हूं, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि यही लाइन आइंस्टाइन की पूरी तरह से बाबा साहब अंबेडकर पे भी लागू होती है। जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हुआ था और इस किस्म का संघर्ष कर सकता था, ऐसा कभी काम कर सकता था। 1891 में पैदा हुए महार जाति में। महार जाति को उन दिनों में अछूत माना जाता था। उनके घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब। स्कूल जाते थे, क्लास में नहीं बैठने देते थे, क्लास के बाहर बिठाते थे।
पानी नहीं पीने देते उससे गड़े, ऊपर से पानी उनको डाला जाता था। वो शख्स जिसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, वो शख्स जिसने कदम कदम पे छुआछूत को बर्दाश्त किया, युवा बनने के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1914-15 के आसपास की बात है, जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1914-15 मतलब आज से 100 साल पहले। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि उन्होंने फॉर्म भी कैसे मंगाए होंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अप्लाई भी कैसे करा होगा। उनको पहली बात तो ऐसा बच्चा जो इतने गरीब और पिछड़े बैकग्राउंड से आता है, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम भी कैसे सुना होगा। मैं तो ये सोच सोच के अचंभित रह जाता हूं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, वहां से पीएचडी करी, वहां से पीएचडी करने के बाद फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, वहां से दूसरी पीएचडी करते हैं। आज की डेट में, आज के युग में, इंटरनेट के जमाने में इतनी सुविधाओं के बावजूद हमारे अपने बच्चे, इतने सारे अफसर बैठे हैं यहां पे, इतने हमारे अपने बच्चे आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन अगर लेना चाहे तो कोई आसान बात नहीं है। आज से 100 साल पहले 1916 में जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, और पैसे जेब में धेला नहीं है उनके, जेब में चवन्नी नहीं है उनके, और वहां जाके पढ़ रहे हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ते उनके पैसे खत्म हो गए, बीच में छोड़ के आना पड़ा। और जब वापस आए फिर पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा कमाया, इधर उधर पैसे इकट्ठा करके वापस अपनी डिग्री पूरी करने जाते हैं, और फिर देश का संविधान लिखते हैं और देश के पहले कानून मंत्री बनते हैं। गजब का इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली चीज तो यह कि उनकी जिंदगी से एक सीख तो यह मिलती है कि सपने देखो, देश के लिए सपने देखो, तरक्की के सपने देखो, बड़े सपने देखो, छोटे मोटे सपने मत देखो। बड़े सपने देखो, देश के लिए सपने देखो, तरक्की के सपने देखो, विकास के सपने देखो, सबके लिए सपने देखो। इस कायनात की सारी शक्तियां उसके बाद आपकी मदद करने चलती हैं, सब आपकी मदद करते हैं। बाबा साहब का एक सपना था, इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, थोड़ा पानी मिलेगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में झेला था, बहुत मुसीबतें झेली थी। वो चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद एक गरीब बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे दलित का हो चाहे ब्राह्मण का हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलना सब बच्चों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद, क्या हम बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। आज गणतंत्रता दिवस है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज हम सब लोग कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस सपने को हम पूरा करेंगे। भारत तभी विकसित होगा जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। भारत तभी नंबर 1 बनेगा जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे चुनावों के दौरान बड़ी बड़ी हम बातें कर दें, हम भारत को यहां ले जाएंगे, हम भारत को वहां ले जाएंगे, लेकिन
रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा कठिन है, मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बिना एक भी दुनिया के अंदर ऐसा देश नहीं है, विकसित देश नहीं है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है जहां पे सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिलती है। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम दिल्ली में शुरू हो गया है। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार पिछले 7 साल के अंदर जो दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम हुए हैं, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर जो काम हुए हैं, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर दिल्ली आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने के लिए आती हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे सभी टीचर्स के लिए, हमारे पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए गर्व की बात है। ये एक तरह से सर्टिफिकेट है। अगर हम कहें हमने शिक्षा बड़ी अच्छी कर दी तो सारे अपना ढिंढोरा पीटते ही हैं, लेकिन अगर अमेरिका की राष्ट्रपति दिल्ली आते हैं और दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाते हैं, मैं समझता हूं वो अमेरिका के राष्ट्रपति तो पूरी दुनिया में घूमते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी देश में जाके सरकारी स्कूल देखने गए होंगे। भारत में आके, दिल्ली में आके दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने जाते हैं। दिल्ली के स्कूलों की ये यात्रा, शिक्षा क्रांति की यात्रा 2015 में शुरू हुई। नई नई सरकार बनी थी, मैं और मनीष जी बैठे, क्या करें, कैसे करें। सपना तो था, मंजिल तो थी, रास्ता आसान नहीं था, रास्ता पता नहीं था। तो पहला निर्णय तो यही लिया कि भाई जितना कोशिश करते हैं, बजट खूब देते हैं शिक्षा को। तो उस साल हमने एक निर्णय 25% बजट एकदम से, पहले कुछ परसेंट होता था, 5, 7, 10% होता था, उसको 25% बजट हमने शिक्षा पे कर दिया। ये आसान काम था। 25% बजट कर दिया और सारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का काम शुरू कर दिया। भाई सारे टॉयलेट ठीक करो, सफाई ठीक करो, सिक्योरिटी ठीक करो, पानी का इंतजाम करो, डेस्क खरीदो, ये खरीदो, पूरा बिल्डिंग ठीक करो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का काम शुरू किया। उसे एक माहौल तो बनने लगा, सारे टीचर्स को लगने लगा, बच्चों को लगने लगा, पेरेंट्स को लगने लगा, यार ये सरकार स्कूलों को कुछ कर तो रही है। अगला काम था जो मुश्किल था, टीचर्स को पढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। टीचर्स पे काम शुरू, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजा गया, देशों में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया, आईएम्स में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। उनको जितने मसले थे, उन लोगों के सर्विस रिलेटेड मैटर्स थे, उनको ठीक किया गया। जब टीचर्स बाहर से, विदेशों से, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, यूरोपियन कंट्रीज से, सिंगापुर से ट्रेनिंग ले लेके वापस लौटे तो उनका भी हौसला बढ़ा हुआ था। उन्हें भी लगा कि अब कुछ करके दिखाना है। और धीरे धीरे नतीजे आने लगे, नतीजे अच्छे होने लगे, बच्चों के पास परसेंटेज बढ़ने लगे। और इस साल 12वीं क्लास में 99.6% नतीजे आए हैं। 99.6, यकीन नहीं होता लोगों को, 99.6% नतीजे कैसे आ सकते हैं सरकारी स्कूलों के। सुना करते थे 50%, 60%, 70% नतीजे आते हैं सरकारी स्कूलों में, बच्चे फेल होते हैं बोर्ड के पेपरों में। 12वीं क्लास में सरकारी, दिल्ली के सरकार और प्राइवेट से कहीं ज्यादा अच्छे नतीजे 99.7%, 6% नतीजे आए। अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। बच्चों को अभी तक जो पढ़ाया जाता था उसको ठीक किया, लेकिन अब क्या पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चे पढ़ के जो निकलते हैं वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो 3 चीजों पे काम किया जा रहा है। एक तो ये कि हमारे बच्चे जो भी दिल्ली के स्कूलों से निकले वो अच्छे इंसान बने। उसके लिए हैप्पीनेस क्लासेस शुरू की गई हैं, हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया गया है।
उनको थोड़ी सी मेडिटेशन कराते हैं, उनको थोड़ी सी मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं, उनको अच्छा इंसान बनने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। जो बच्चे हैप्पीनेस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आके बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर कितना व्यापक परिवर्तन आ रहा है। घर जाके वही बच्चे जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो आज तक जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लड़ा करते थे, अब वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करने लगे हैं। घर जाके पेरेंट्स की इज्जत करने लगे हैं, माँ बाप की इज्जत करने लगे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है हमारे बच्चों में। दूसरा काम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हमारे यहां डिग्री पे डिग्री लेते हैं बच्चे, डिग्रियां लेने का नौकरी मिलती नहीं है। तो अगर पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद भी अगर बच्चा 2 रोटी ना कमा पाए, अपने परिवार को ना पाल पाए, तो शिक्षा का क्या फायदा हुआ? 2 बीए कर ली, 2 एमए कर ली, नौकरी मिल नहीं रही। अभी से 9वीं क्लास से बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। उनका पूरा माइंडसेट, उनका पूरा सोचने का तरीका, मैंने कई ऐसे बच्चों से बात की, वो अब 24 घंटे ये सोचते हैं कि मैं कैसे क्या बिजनेस करूंगा, मैं कैसे बिजनेस करूंगा। और मैं दूसरों को, बच्चे अपने आप टीवी कैमरे वाले लेके हमारे स्कूलों में जब घूमते हैं, तो बच्चे कहते हैं मुझे नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। ये सोच बहुत बड़ी बात है। ये जो सोच में बदलाव आया है बच्चों की, बहुत बड़ी बात है। और तीसरी चीज कि जो बच्चा हमारे स्कूलों से निकले, वो कट्टर देशभक्त होना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होना चाहिए। तो देशभक्ति क्लासेस हम लोगों ने अपने स्कूलों में शुरू की है। एक और बड़ी बात हुई है, हमने दिल्ली में अपना बोर्ड, स्कूल एजुकेशन का बोर्ड शुरू किया है, और उसका टाई अप अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन बोर्ड जो है, जो पूरी दुनिया का एजुकेशन का बोर्ड है, आईबी, उसके साथ हुआ है। आईबी एक ऐसा बोर्ड है जिससे पढ़ने के लिए खूब अमीर बच्चे, अमीरों के बच्चे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तरसते हैं उससे शिक्षा लेने के लिए। अब दिल्ली के गरीब बच्चे आईबी की शिक्षा प्राप्त किया करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हुई है। दिल्ली में हम टीचर्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। दिल्ली अब पूरे देश के लिए क्वालिटी टीचर्स तैयार करेगी, पूरे देश के लिए शानदार टीचर्स तैयार करेगी। मैं सोच रहा था बाबा साहब की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर आसमान में आज होगी और ऊपर से देख रही होगी, तो हमें जरूर खूब आशीर्वाद दे रही होगी। मैं सोच रहा था अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो हमें खूब आशीर्वाद देते, हमें गले से लगा लेते। हमारे दूसरे आइडल शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में, 23 साल में एक युवा अपनी जिंदगी के सपने देखता है, रोमांस करता है, आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है कि शादी करूंगा, बच्चे होंगे, ये बनूंगा, वो बनूंगा, करियर के बारे में सोचता है। इस बंदे ने अपने बारे में नहीं सोचा। 23 साल की उम्र के अंदर वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया। आज किसी भी युवा से बात कर लो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच खड़ा हो जाता है जैसे ही हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं। इन दोनों का, बाबा साहब अंबेडकर का और भगत सिंह का, इन दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन इन दोनों के सपने एक ही थे। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां सबको बराबरी का अधिकार होगा। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां भेदभाव नहीं होगा। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां आपकी सफलता आपकी जाति पे आधारित नहीं होगी। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां एक गरीब आदमी को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं एक बच्चे को स्कूल भेज दूं और दूसरे को कमाने के लिए भेज दूं। दोनों ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी,
तो उन्होंने सपना देखा था एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का। आज वही क्रांति और वही रेवोल्यूशन हम लोगों का भी सपना है। मुझे खुशी है कि चाहे आजादी के 70 साल बाद ही सही, लेकिन दिल्ली के अंदर इन लोगों का सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। आज सवेरे जब दिल्ली के स्कूल खुलते हैं तो उनकी एक क्रांति हर दिल्ली के स्कूल के अंदर जीवंत हो जाती है। आज दिल्ली के हर बच्चे की आंखों के अंदर वो क्रांति नजर आती है। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर के अंदर, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन दो महानुभावों की, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की। इन दोनों के असूलों के ऊपर हमारी दिल्ली सरकार चलेगी और ये दोनों हम लोगों को हर कदम पे प्रेरणा देते रहेंगे। भारत माता की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।